मेरे प्रिय दर्शकगण, मैं एडवोकेट के वी सिंह आपका स्वागत करता हूं। अभी मैंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के संबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। अब मैं ये वर्णन भी करता हूं। ये याचिका जो भरण पोषण की याचिका है धारा 144 के अंतर्गत, वो अदालत में कैसे दाखिल की जाती है, इस संबंध में आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। धारा 144 के अंतर्गत जब कोई दुखी व्यक्ति, चाहे वो पत्नी हो, बच्चे हों, माता पिता हों, वो अपनी मेंटेनेंस के लिए आवेदन करना चाहें तो किस प्रकार आवेदन करें। नंबर का पात्रता सुनिश्चित करना, याचिकाकर्ता या देखे कि वह आत्मनिर्भर नहीं है, अर्थात अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकता। इसमें विशेष बात है, अगर कोई प्राइवेट नौकरी भी करता है तो वो भरण पोषण पाने का, मेंटेनेंस पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसका जो मुखिया है, जो नौकरी दे रहा है, वो उसको लिख के दे देगा दूसरी पार्टी को कि हमारे यहाँ ये 20,000 रुपये महीने पे ये महिला नौकरी कर रही है। तो ये पात्रता सबसे पहले देखी जाए और अपने को ये सुनिश्चित किया जाए कि हम ऐसी स्थिति में हैं कि मेंटेनेंस पाने के पात्र हों। प्रतिवादी जिससे रखरखाव मांगा जा रहा है का पर्याप्त साधन, सफिशेंट मीन्स मौजूद होना, यानी उसकी आय ऑब्लिक साधन ऐसा हो कि वह देखभाल करने में सक्षम हो। कोई बेरोजगार पति है और वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहा है स्वयं, तो अगर उसके सामने, कोर्ट के सामने ये बात आती है कि इसके पास तो स्वयं इसके खाने के लिए नहीं है, तो वो उसका भरण पोषण अपने पत्नी का, अपने बच्चे का, अपने माता पिता का कहाँ से करेगा। ये भी देखना बहुत जरूरी है। संबंध सही हो, जैसे पत्नी, पति, पिता, माता, बालक, माता पिता इत्यादि, जैसा कि धारा में निर्दिष्ट किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिससे भरण पोषण की मांग की जा रही है, मेंटेनेंस की बात की जा रही है, वो सगे संबंधी हों, माता पिता हों, पत्नी हो। हालांकि तलाकशुदा पत्नी को भी ये अधिकार दे दिया गया है कि वो जब तक वो शादी न करे दूसरी, तब तक उसको मेंटेनेंस दिलाया जाए। बच्चे, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, बच्चे अवैध हों या वैध हों, दोनों को मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। यहाँ तक कोई भी बच्चा जो सक्षम है, जिसकी उम्र ज़्यादा है, बालिग है, 25 साल का है, 18 साल से ऊपर का है, तो उसको मेंटेनेंस पाने का अधिकार है।
अगर उसका पिता सक्षम है, उस पर प्रॉपर्टी है, उस पर दुकानें हैं, और वो अपने पुत्र को अलग कर रहा है कि तुम्हारा इसमें कोई अधिकार नहीं है, न तो तुम्हें हम भरण पोषण कर सकते हैं, तो वो अपनी भरण पोषण की मांग कर सकता है। आवेदन तैयार करना। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना होगा, क्योंकि धारा कहती है कि मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का विनिमय करने का अधिकार है। आवेदन में देना चाहिए याचिकाकर्ता व प्रतिवादी का पता, नाम, संबंध, प्रतिवादी के आय साधन, स्थिरता, नौकरी ऑब्लिक व्यवसाय आदि का प्रमाण लिखित में होना चाहिए कि आय प्रतिवादी की कितनी है, क्या नौकरी है, ये सभी लिखित में होना चाहिए। अगर लिखित में नहीं है और केवल कहने मात्र से है, तो ऐसा उसके फेवर में परिणाम आने की संभावना कम है। याचिकाकर्ता किस कारण से आत्मनिर्भर नहीं है? शारीरिक या मानसिक अक्षमता, शिक्षा, व्यवसाय की स्थिति। प्रतिवादी ने क्यों या कैसे अपना दायित्व नहीं निभाया? उपेक्षा ऑब्लिक परित्याग ऑब्लिक रखरखाव न करना, मांगे जाने वाली मासिक राशि का प्रस्ताव, अनुमानित और अन्य खर्चे, ये सभी पूरी याचिका विद्वान वकील बनाएंगे और उसको प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जिसको ये अधिकार दिया गया है उसके सामने ये केस दर्ज होगा। नंबर गा अंतरिम आवेदन। यदि मामला लंबित है तो मजिस्ट्रेट अंतरिम रखरखाव, इंटरिम मेंटेनेंस व प्रक्रिया खर्चा, एक्सपेंस और प्रोसीडिंग्स का आदेश दे सकते हैं। दृष्टिहीन त्रुटिहीन रूप से आवेदन सेवा सर्विस की तारीख से 60 दिनों के भीतर यह अपेक्षा की जा सकती है कि अंतरिम आदेश पर विचार हो जाए। सुनवाई एवं आदेश। मजिस्ट्रेट सुनवाई रखेगा, याचिका प्रतिवादी को जवाब देने का मौका मिलेगा। मजिस्ट्रेट के यहाँ पूर्ण रूप से सुनवाई होगी और जैसा कि सिद्धांत है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, जिसमें दोनों पक्षों को सुना जाएगा और सुनने के बाद फैसला किया जाएगा कि इतना मेंटेनेंस दिया जाए या नहीं दिया जाए। मजिस्ट्रेट राय तय करेगा। प्रतिवादी को मासिक भत्ता देने का आदेश होगा। प्रतिवादी दंड प्रक्रिया की दृष्टि से बाधित होगा। यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट वारंट द्वारा वसूल कर सकता है और कुछ मामलों में जेल की अवधि का प्रावधान भी। अगर आदेश मजिस्ट्रेट कर देता है भरण पोषण का और जो प्रतिवादी है वो भरण पोषण नहीं दे पाता है और बार बार प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो बकाया वसूली के रूप में जिस तरह जिला स्तर से गांव-गांव में अमीन, नायब तहसीलदार इस बात के लिए नियुक्त किए जाते हैं कि सरकार का जो देय है वो हर कीमत पर लिया जाए, इस रूप में वो वसूल किया जा सकता है। और कभी कभी तो
जो देने में सक्षम होता है भरण पोषण वो नहीं देता है तो उसको जेल की सज़ा भी हो सकती है। संशोधन, मॉडिफिकेशन, टर्मिनेशन, ये अगला भाग है। अगर परिस्थितियां बदल जाएं, जैसे प्रतिवादी की आय कम हो जाए, याचिकाकर्ता की स्थिति बदल जाए, तो मजिस्ट्रेट राशि बढ़ा घटा सकता है। धारा में संशोधन प्रावधान है, क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायर हो गया, उसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई और उसकी पत्नी 40 साल की है, वो प्राइवेट जॉब कर रही है और उसको 50,000 रुपये मिल रहे हैं मासिक, तो उसके अनुसार ही आदेश को रद्द भी किया जा सकता है और संशोधन भी किया जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता ने बिना पर्याप्त कारण पति के साथ रहने से इनकार किया हो तो रखरखाव निरस्त या राशि कम हो सकती है। ये धारा ये भी परिस्थिति पैदा करती है कि कोई भी पत्नी अगर पति चाहे कि ये पत्नी हमारे साथ रहे, मैं इसको साथ रह करके इसका भरण पोषण करूँगा, तो वो पत्नी मना नहीं कर सकती। अगर वो या उसके पत्नी के अवैध संबंध पति सिद्ध कर देता है तो वो तलाक का आधार बनता है और तलाक के बाद अगर पत्नी शादी कर लेती है तो उसको ये मेंटेनेंस की सुविधा नहीं दी जाएगी। प्रमुख न्याय निर्णय के श्लोक कौन कौन से हैं? धारा 144 के अंतर्गत सभी अभी के समय में विशिष्ट शीर्ष न्यायालय जो सीधे BNSS के तहत हों अपेक्षाकृत कम है। क्योंकि यह कानून नया है, फिर भी बिंदु निम्न प्रकार महत्वपूर्ण है। लेखों के अनुसार BNSS लागू होने से पहले ही की प्राविधान CRPC की धारा 125 की व्याख्याएं अब 144 में प्रभावी हैं। लेख में कहा गया है कि धारा 144 को समाज कल्याणात्मक कानून माना जाना चाहिए, इसलिए इसे उदार रूप से प्रख्यापित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि पत्नी को अपने पति द्वारा आर्थिक रूप से उपेक्षा की गई हो तो उसे रखरखाव मिलना चाहिए। यह पति दायित्व का सिद्धांत काम करता है धारा 144(1) के अंतर्गत। विशेष रूप से यह तथ्य अहम है कि धारा 144 से नाबालिग माइनर शब्द को हटा दिया गया है। अब वयस्क बच्चे भी यदि अपनी देखभाल नहीं कर सकते हो तो रखरखाव की मांग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण व्यवहारिक सुझाव: आवेदन दायर करते समय सबूत जुटाना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिवादी की आय स्थिति, याचिकाकर्ता की अक्षमता, उपेक्षा का तथ्य। आवेदन में समय सीमा का ध्यान रखें। हालांकि धारा में स्पष्ट अवधि नहीं है जितनी आप सोच सकते हैं, लेकिन आवेदन लंबित रहने पर अंतरिम आदेश लेना फायदेमंद है। प्रतिवादी के पाले में यह रक्षा हो सकती है कि उसने जीवन संग दिया है, लेकिन याचिकाकर्ता ने निवास करने से इनकार कर दिया हो। बिना पर्याप्त कारण के इस पर ध्यान देना होगा। अगर याचिकाकर्ता व प्रतिवादी दोनों की स्थिति बदल जाए, जैसे नौकरी बदलना, अक्षमता में सुधार, तो मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचना देनी चाहिए ताकि आदेश पर पुनर्विचार हो सके। यह याद रखें
कि यह धारा सामाजिक न्याय उन्मुख है, इसलिए मजिस्ट्रेट को कानून को केवल कड़ी दृष्टि से नहीं बल्कि संभव उपयोगकर्ता हित के अनुसार लागू करना है। इस प्रकार मैंने आपको विस्तार रूप से इसकी परिभाषा, इसके मेंटेनेंस को, प्रार्थना पत्र को दायर करना और इसके महत्वपूर्ण अंग बता दिए हैं। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मनन करेंगे तो आपको किसी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। अब मैं अगले वीडियो में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।